तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों ये देखा है कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कैपेसिटर क्या होता है। हम लोगों ने पीछे की डिस्कशन में ये जाना है, पीछे लेक्चर्स की डिस्कशन में ये जाना है कि कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करा जाए। साथ में हमने ये देखा कि अगर एक स्फेरिकल एक बॉडी ले ली जाए तो उस बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज देते हैं तो उसकी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर वो बॉडी स्फेरिकल हो, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी हम लेते हैं और उसके ऊपर चार्ज अगर देते हैं तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि मैंने हेडिंग डाल रखी है कि कैपेसिटेंस किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें स्फेरिकल कंडक्टर की कंसिडर करनी है। तो मान लिया जाए कि ये मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर कहता हूँ कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका ये मैंने सेंटर कह लिया और इसकी रेडियस मैं बता रहा हूँ r है। ठीक है, ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर की रेडियस मैंने क्या कंसीडर कर रखी है, r कंसीडर कर रखी है। नाउ अब हम इसके ऊपर अगर अभी देखें तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि अभी क्या है, चार्ज की वैल्यू 0 कूलम है। नाउ मैं इसके ऊपर चार्ज देना शुरू करता हूँ, तो जैसे मैं इसके ऊपर चार्ज दूंगा कि क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है, सो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, ऑन द सरफेस, एंड इट गेट रीडिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ यूनिफॉर्मली। क्यों? क्योंकि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये सारे के सारे यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैंने ऐसे दिखा लिया। और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। नाउ द चार्ज जो हमने इसके ऊपर दिया है, सो द चार्ज गिवन जो हम कह रहे हैं इसके ऊपर वो क्या है, दिस विल इक्वल्स टू क्यू कूलम का हमने इसके ऊपर चार्ज दिया। अब अगर क्यू कूलम का चार्ज देंगे और स्फेयर का रेडियस क्या लिया है, द रेडियस ऑफ स्फेयर जो हमने कंसीडर कर रखा है, वो रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो क्या ले रखा है हमने, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर हमने जो कंसीडर कर रखा है वो है r। सो द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज r। ओके, तो अगर हम इसके ऊपर चार्ज देना शुरू किए बच्चों तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कहेंगे आफ्टर गिविंग द चार्ज q द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी क्या, हम कहेंगे कंडक्टर की पोटेंशियल थ्रू आउट क्या होती है, कांस्टेंट अप टू द सरफेस। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो रही है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूले में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ओवर द सरफेस विल बी k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चार्ज गिवन अपॉन r, ये फॉर्मूला हम कहेंगे। नाउ हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला हमारे कैपेसिटेंस क्या क्या है, तो हम कैलकुलेट करते हैं सिंस जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, दिस विल इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अगर हम Q की वैल्यू और इस V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो कैपेसिटेंस क्या पाएंगे, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ, लेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दे रहा हूँ और Q बाई R लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K Q बाई R। नाउ Q विल कैंसिल आउट इच अदर। ठीक है, Q क्या करेगा, तो हम कहेंगे Q एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस विल इक्वल्स टू R अपॉन K। और अगर हम K को फिर से सब्स्टिट्यूट करें तो 1/K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सो जो कैपेसिटी हमें मिल रही है स्फेरिकल कंडक्टर की वो क्या हो गई, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नाउ ये फॉर्मूला हमें मिल गया कि कैपेसिटी कितनी आ रही है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या मिला है हमें, तो हम कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों तो ये हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या बताता है, तो रिजल्ट को नोट करा जाए तो हम कहेंगे सबसे पहला रिजल्ट ये है कि अगर कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं तो कैपेसिटी किस पे ऊपर डिपेंड हो रही है, तो पहला शेप क्या है, कंडक्टर का शेप क्या है, और साथ में हमने रेडियस, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर ले रखा है तो पहली चीज़ ये समझ में आ रही है कि एज वी इंक्रीज रेडियस
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी डिपेंड ऑन रेडियस के ऊपर डिपेंड हुआ। ठीक है, अब कैपेसिटी रेडियस से कैसे डिपेंडेंसी रिलेशन में है? इंक्रीज। तो एज वी इंक्रीज रेडियस को बढ़ाएंगे तो इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, जिसको हम कह सकते हैं सी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, सेकेंडली अब देखिए कि मान लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर को अभी हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में। तो अगर हम इसको वैक्यूम में ना रख के कहाँ किसी मीडियम में रखे होते तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में 1/ε0 लिखा है, तो ये ε0 किससे रिप्लेस हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये ε0 तो हम कह सकते हैं कि मीडियम से डिपेंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे इफ़ द कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम सो इट्स कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 4 ε0 को किससे रिप्लेस कर ले? एप्सिलॉन मीडियम से। और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं εr टाइम्स ε0 इंटू आर। ठीक है, मीडियम में देखा जाए तो मीडियम की अगर हम देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अगर हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर का जो कि किसी मीडियम में रखा हुआ है, अभी पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये कहाँ रखे हुए थे? हम ये कैलकुलेशन करते समय हम फ्री स्पेस या एयर में रखे हुए थे। अब हम मीडियम रख दे रहे हैं जिसकी परमिटिविटी क्या है? εm। सो यहाँ पे क्या आएगा? तो हम कहेंगे 4 के जगह पे εm इंटू आर आएगा। और इस εm को रिप्लेस करें तो हम क्या लिख सकते हैं? εr इंटू ε0। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी मीडियम में? तो हम कहेंगे 4 εr इंटू ε0। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कंडीशन पे εr की वैल्यू अगर चेंज होगी तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। तो हम कहेंगे कैपेसिटी डिपेंड ऑन मीडियम, कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है बच्चों? डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, मीडियम से भी डिपेंडेंसी रिलेशन है। ज़्यादा एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की ज़्यादा होगी तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम कहें कि हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या देखा है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फ्री स्पेस में 4πε0r देखा है। अब अगर हम अर्थ की कैपेसिटेंस निकालें, अर्थ को क्या कंसिडर कर ले? अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर कर लिया जाए। इफ़ यू कंसिडर अर्थ एज ए स्फेरिकल तो उसकी कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या होगा? तो हम कहेंगे अर्थ की रेडियस क्या है? तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर होती है। अब ठीक है, और जिसको हम 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं, और इस ऐसे भी लिखा जा सकता है 64 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये रेडियस है। अगर हम इस रेडियस की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? दिस विल इक्वल्स टू 4πε0 और r की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें 64 इंटू 10⁻5। नाउ 4πε0 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दिया जाए बच्चों। तो यहाँ 4πε0 r को मैंने क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो रिटन एज r/k। तो हम इसको k से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 64 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई k, और k की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? हम इसको कह सकते हैं 7.11 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4 हाँ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.711 इंटू 10⁻3। नाउ ये क्या है? फैरेड में, क्योंकि सारी की सारी यूनिट हमने क्या ली है? SI की, तो कैपेसिटेंस की भी यूनिट SI वाली होनी चाहिए। और नाउ 10⁻3 को क्या लिखा जा सकता है? तो 10⁻3 को मिली फैरेड लिखा जा सकता है। तो हमने कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या कैलकुलेट करी है? दिस विल इक्वल्स टू 0.711 मिली फैरेड है, मिली फैरेड। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आई है। अब अगर हम इस कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ के कॉन्सेप्ट को लगाए तो इसका मतलब क्या है?
एक अर्थ कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को देखा जाए बच्चों, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो यही है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। सो चेंज इन पोटेंशियल अगर यहाँ पे रिलेट करें तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1। सो 1 डिग्री पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अर्थ ने जो चार्ज बियर करना है उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतना मिलीकूलम। यही इसका सिग्निफिकेंस तो यही आ रहा है कि अगर हम 0.711 मिलीकूलम चार्ज दे देते हैं अर्थ को, तो अर्थ की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, पोटेंशियल इंक्रीज करा जा सकता है। बट देख क्या रहे हैं कि यूनिवर्स के सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम अर्थ को चार्ज दे रहे हैं, अर्थिंग के थ्रू हम चार्ज दे रहे हैं, बट फिर भी उस अर्थ की पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रही है। तो बाई फॉर्मूला हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है अर्थ की कैपेसिटेंस वो कितनी है 0.711 मिलीफैरेड। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती है, तो हम कहेंगे अर्थ की कैपेसिटेंस इन्फानाइट होती है, क्योंकि हम चाहे अर्थ को कितना भी चार्ज देते, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल हम 0 वोल्ट कर सकते हैं, चाहे जितना भी चार्ज। अर्थ को देख क्या रहे हैं हम प्रैक्टिकली कि पूरा यूनिवर्स अर्थ को चार्ज दिए जा रहा है। अगर अर्थ की पोटेंशियल चार्ज लेने के बाद बढ़ रही होती तो अभी तक बढ़ गई होती, और ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे कि मान लिया जाए अर्थ को हमने चार्ज दिया और अर्थ की पोटेंशियल बढ़ के 1 वोल्ट हो गई। ओके, सो अगर हम एक ऐसी डिवाइस से कनेक्ट कर ले जिसकी पोटेंशियल 0 है, तो ऐसे कंडीशन पे चार्ज किधर फ्लो होगा, अर्थ से उस बॉडी की तरफ। बट ऐसा हो तो नहीं रहा है, हम चार्ज दिए जा रहे हैं चार्ज की, अर्थ की पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रही है। पोटेंशियल इंक्रीज ना होने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0, सो द कैपेसिटेंस इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। बट यूजिंग फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट किए, द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 0.711 मिलीफैरेड, और इसको हम कई बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है 0.11 इंटू 10⁻³ माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ हमें समझना है बच्चों यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस अर्थ की कैपेसिटी कितनी आ रही है, तो हम देखेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। ऐसे कंडीशन पे हमसे अगर ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, मान लें हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अब हम कह रहे हैं कि हमसे एक प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैरेड है। 1 फैरेड, एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस है r और उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है 1 फैरेड। तो आप इस अर्थ की कैपेसिटेंस देख के बताओ कि आप इससे क्या सिग्निफाई कर सकते हो, क्या ये स्फेयर अर्थ से बड़ा है या अर्थ से छोटा है। कहने का मतलब अर्थ की रेडियस हमने कितनी ली है 6400 किलोमीटर, तो जिस स्फेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से ज़्यादा होगी या अर्थ की रेडियस से कम होगी अगर उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरेड। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट देखें तो कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 0.711 मिलीफैरेड आ रहा है, और इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। ऐसे कंडीशन पे ये वाली कैपेसिटेंस ज़्यादा है या ये वाली, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस 1 फैरेड ज़्यादा है 0.711 मिलीफैरेड से। हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस अर्थ की कैपेसिटेंस से ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन पे कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रेडियस से। इसका मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस अर्थ की रेडियस से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्निफाई क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों बच्चों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो अर्थ की कैपेसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो रहा है। अब आगे हम देखें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट अब जानेंगे कि हमने पाया है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। तो हमने कहा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू 4π, अब से वो मैंने लिख रखा है, C इज इक्वल्स टू 4π एप्सिलॉन नॉट r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है,
नाउ अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी रेडियस r है, ओके। अब इसका वॉल्यूम मैंने कहा लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर विच कंटेन हुज कैपेसिटी इज c एंड हैविंग रेडियस r, वॉल्यूम v है। नाउ हम उस कैपेसिटेंस की वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे। कैपेसिटेंस की वॉल्यूम को कितने टाइम्स इंक्रीज किए? v टाइम्स इंक्रीज किए। तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के जिसकी वॉल्यूम हमने v टाइप इंक्रीज किया है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, क्या, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर चेंजेस, कितना चेंज किए हम लोग? n टाइम्स चेंज कर दे, बढ़ा दे या घटा दे, देन इट्स कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या होगा, कैपेसिटेंस कितने टाइम्स चेंज होगा, ये हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी हम देखिए कि पहले हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका रेडियस क्या है r, उसकी वॉल्यूम v और इसकी कैपेसिटेंस c। हमने इसकी वॉल्यूम को बढ़ा के या घटा के जो भी कर रहे हैं, हम ही फिलहाल बढ़ाने के लिए n लिख रहे हैं, n भी कर लिया, वॉल्यूम n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है और वो हम यहाँ पे रिलेशन में लिखेंगे। तो देखा जाए बच्चों, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम इनिशियली क्या था? दिस विल इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। इस कैपेसिटेंस की, अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो हम रेडियस का यूज़ करके इसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रख दिए, r की वैल्यू रख के कैपेसिटेंस निकाल लिया। नाउ अगर हमें इस स्फेरिकल कंडक्टर जिसका वॉल्यूम चेंज हुआ है उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट लिख लें। और रेडियस कितना है? रेडियस तो चेंज होगा अगर वॉल्यूम को चेंज करें, तो लेट द रेडियस विल बी r डैश, ठीक है। नाउ इसकी वॉल्यूम मैंने क्या लिखी है? vi। जो फाइनल वॉल्यूम हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल इक्वल्स टू 4/3 पाई इसकी रेडियस का क्यूब। नाउ अगर हम v फाइनल अपॉन v इनिशियल करें तो हम पाएंगे क्या कि 4/3 पाई को कैंसिल करेगा, मिलेगा क्या? r डैश का क्यूब अपॉन r का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r डैश का क्यूब जो होगा, अब देखा जाए तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? इनिशियल वॉल्यूम जो है वो v है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो nv है। तो हम यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम इज n टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू r डैश का क्यूब अपॉन r का क्यूब। नाउ वी कैन कैंसिल vi। तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला कि r डैश का क्यूब जो होगा वो n टाइम्स ऑफ r का क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे r डैश की वैल्यू क्या होगी? तो दिस विल इक्वल्स टू क्यूब रूट टाइम्स ऑफ n इंटू r। सो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा क्या कि कैपेसिटेंस, जो नेट कैपेसिटेंस चेंज होगा कैपेसिटेंस, वो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यूब रूट ऑफ n। और ये किसकी कैपेसिटेंस थी? इनिशियल कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कैपेसिटेंस जो होगा वो क्यूब रूट टाइम्स ऑफ n इंटू कैपेसिटेंस इनिशियल होगा। तो ये हम पाए कि इफ़ वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर n टाइम्स, देन इट्स कैपेसिटेंस विल चेंजेस, कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? दिस विल इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम देखें तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या आता है? वॉल्यूम के फॉर्मूले में r का क्यूब आता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी किससे है? r से। तो अगर इसको आप n टाइम्स चेंज करोगे तो वॉल्यूम को अगर आप n टाइम्स चेंज करते हो तो n के क्यूब आना ही है, जो कि हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
क्यूब रूट ऑफ n। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सीधे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि इफ़ वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर n टाइम्स, इट्स कैपेसिटेंस विल चेंज क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स। सो इसके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैंने वॉल्यूम को बढ़ा के, वॉल्यूम को कैपेसिटेंस के वॉल्यूम को बढ़ा के 8 टाइम्स कर दिया, फाइनल वॉल्यूम क्या कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम के 8 टाइम्स कर दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस, और जिसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस कितनी टाइम्स इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो रहा है। अब इसी के बेसिस पे ध्यान दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर हमने वॉल्यूम को 8 टाइम्स चेंज किया तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 8 टाइम्स। नाउ अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इफ़ वी चेंज द कैपेसिटेंस, अगर हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस चेंज n टाइम्स, अगर कैपेसिटेंस को कितने टाइम्स चेंज करें, n टाइम्स, तो देखा जाए पीछे क्या हुआ था, वॉल्यूम को हमने 8 टाइम्स चेंज किया तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर 8 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ाया तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो अगर हम कैपेसिटेंस को n टाइम्स बढ़ाए, चेंज करें या बढ़ाए या घटाए, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे सो द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल कंडक्टर का जस्ट उल्टा कर देंगे, 2 का 8 कैसे आएगा, n के क्यूब पे आएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू n क्यूब टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा रिलेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम से तो रिलेशन हमने देख लिया। नाउ अब हमें रिलेट करना है सरफेस एरिया से, कि अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस एरिया में चेंज करते हैं, इफ वी चेंज सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस एरिया मैंने चेंज किया, इफ वी चेंज सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसको भी मैं n टाइम्स लिख ले रहा हूँ, n टाइम्स। नाउ अब आप रिलेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करना चाहो कि क्या हो सकता है रिजल्ट, तो क्या मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, आपको ये देखना है। इट्स कैपेसिटेंस जो इंक्रीज होगी वो हो जाएगी, अगर हम चेंज में इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी, चेंज में डिक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगी। दिस विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स, इतने टाइम्स हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं, रूट n टाइम्स, और जिसको क्या लिखा जा सकता है कि c डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है। पीछे के रिलेशन में देखिए, अभी मैंने बताया कि कैपेसिटेंस r से 1 पावर पे रिलेट है, वॉल्यूम r से 3 पावर पे रिलेट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब रूट। सिमिलरली कैपेसिटेंस r से 1 पावर पे रिलेट है, सरफेस एरिया r से 2 पावर पे रिलेट है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी समझ में आ रहा है। और अगर हम जनरेट करना चाहें इस फॉर्मूले को कि क्या ये सही है या गलत, तो हम कहेंगे पहले सरफेस एरिया s था, कैपेसिटी c थी और रेडियस इसका r था। अब हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है जबकि रेडियस हो गया r डैश। सो अगर हम देखें तो इनिशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। ठीक है, फाइनल कैपेसिटेंस हमें निकालना है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश होगी। अब अगर r डैश को r के टर्म्स में निकाल लें तो इजीली सॉल्व करा जा सकता है। हमने सरफेस एरिया कितने टाइम्स चेंज किया है, तो हमने सरफेस एरिया n टाइम्स चेंज किया है, तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया फाइनल जो हुआ वो क्या हो जाएगा, 4 पाई r डैश स्क्वायर। नाउ फाइनल इनिशियल से डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे फाइनल s डैश इनिशियल s एंड दिस विल इक्वल्स टू 4 पाई को कैंसिल कर देगा तो हम कहेंगे r डैश अपॉन r का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए एस डैश कितने टाइम्स है, n टाइम्स ऑफ s, सो दिस विल इक्वल्स टू r डैश अपॉन r का होल स्क्वायर। नाउ कैंसिल आउट करके स्क्वायर को उधर भेज दें तो रूट n, और इस r को भी उधर भेजें तो r डैश की वैल्यू क्या आई ये। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए r डैश के जगह पे ये वैल्यू रख लें तो हम कहेंगे फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r डैश की वैल्यू क्या होगी r इंटू रूट n, और ये किसकी कैपेसिटेंस है, इनिशियल कैपेसिटेंस। सो चेंज इन कैपेसिटेंस कितना हो गया, दिस विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स। ठीक है बच्चों, जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो यहाँ पे रिजल्ट में भी सही हुआ। ठीक है, ओके। अब अगर हम कैपेसिटेंस को हमने सरफेस एरिया को n टाइम्स चेंज किया, कैपेसिटेंस रूट n टाइम्स हो गया। अब सिंपली अगर हम लिखें जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैपेसिटेंस को n टाइम्स चेंज किया गया, चेंजेज n टाइम्स, सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, तो सीधे हम रिलेशन बताएंगे। जैसे यहाँ क्यूब रूट से होने पे n का क्यूब हो गया, उसी तरह से स्क्वायर रूट होने पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देन द सरफेस एरिया चेंजेस बिकम चेंज टू n ऑफ स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्रॉब्लम आता है वॉल्यूम को चेंज करके कैपेसिटेंस पूछा जाएगा तो ये रिलेशन लगाएंगे, कैपेसिटेंस को चेंज करके वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पूछा जाएगा तो ये रिलेशन लगाएंगे, सरफेस एरिया को चेंज करके कैपेसिटेंस पूछा जाएगा तो ये रिलेशन लगाएंगे, और कैपेसिटेंस को चेंज करके सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम नीचे वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ लिया। अब हम लोगों को आगे इसके बाद स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट को देखेंगे। होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा, इसके न्यूमेरिकल्स हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।